नमस्कार। मैं आदित्य मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल T1 बी स्टडी पर। आज का वीडियो एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल भी होने वाला है। मैं मान के चल रहा हूं कि कल आपका एग्जाम है और अभी तक आप लोगों ने कुछ ना कुछ मोर और लेस कहीं से भी, जैसे भी, जहां से भी, जो कुछ भी, जितना भी पढ़ा होगा, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो ही गई होगी। अब बात आती है आपने जो तैयारी की है उसके इम्प्लीमेंटेशन की। आपके पास जो भी नॉलेज है, आपने कहीं से भी गेन किया हो, मैटर नहीं करता है। अभी ना, या आपने अभी रिसेंट में ना भी पढ़ा हो, पहले भी कुछ पढ़ा हो, पहले से ही कुछ पढ़ा हो, तो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सबसे पहला पार्ट आता है उसमें विल पावर की। सबसे पहली बात विल पावर की आती है। ये विल पावर एक ऐसा सेंटेंस है, यदि आपको कुछ भी ना आता हो तब भी सब कुछ करवा देने की ताकत रखता है ये वर्ड, ये सेंटेंस, है ना। इसमें मैंने लिखा जरूर है कि इसका रोल आपके एग्जाम में मात्र 20% होने वाला है, लेकिन ये सच नहीं है। इसका बहुत ज्यादा रोल आपके एग्जाम में होता है, किसी भी एग्जाम में। ठीक। विल पावर की जब बात आती है तो मैं उस विल पावर की बात करता हूं, उस एनर्जी की बात करता हूं, उस पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूं जिसके साथ आपको एग्जाम में एंटर करना है। आपको एग्जाम में एक एनर्जी के साथ एंटर करना है, ना कि निगेटिव पॉइंट्स के साथ एंटर करना है। दूसरा पॉइंट, टेंडेंसी टू नॉट गिव अप 30, टेंडेंसी टू नॉट गिव अप 30%, 30% रोल होने वाला है इसका। यह क्या होता है? आपके हार न मानने की प्रवृत्ति, यदि ये क्वालिटी आपके अंदर है तो दुनिया में ऐसा कोई जन्मा नहीं जो आपको हरा दे। मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जब मैं बीटेक करने गया उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक दो महीने ऐसे ही बीत गए, सारी चीज़ें इंग्लिश में हुआ करती थी, सारे सब्जेक्ट्स। और जब मैं क्लासेस लेने जाता था तो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। फिर थोड़ा और टाइम बीता, रैगिंग वगैरह होती थी, उसमें मैं परेशान रहता था। फिर फ्रेशर पार्टी वगैरह हुई, वहाँ भी थोड़ा मौज मस्ती में टाइम निकल गया, और ऐसे करते करते एग्ज़ाम का टाइम आ गया। अब पढ़ाई मैंने 2 यूनिट की है और एग्ज़ाम 5 यूनिट का होने वाला है। मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि मुझे पास होना है, और कैसे पास होना मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और मैं मान के बैठ गया था और मान के चल ही रहा था कि मैं एग्जाम में फेल ही होने वाला हूं। एक डर भी मेरे अंदर था। किसका डर? इज्जत। इज्जत जानते हो ना, गांव में वो इज्जत बेइज्जत की बात होती है। मैं यही सोच रहा था कि गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा कि बीटेक करने गया था, वाई भी लेके आ गया, ईयर बैग लेके आ गया। बहुत परेशान था। फिर मैंने सोचा देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, पास होंगे तो होंगे, फेल होंगे तो होंगे, लेकिन जोर एक बार पूरी लगाते हैं, मेहनत पूरी करते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने एग्जाम के टाइम पे 30-30, 35-35, इवन 40-40 घंटे पढ़ाई लगातार की है, लगातार, बिना खाए पिए सोए। और मैं आपको बताऊं, 6 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में होते थे। जब उसके रिजल्ट्स आए ना तो मेरे 6 के 6 क्लियर थे। मैं रूम में लेटा लेटा यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं सारे सब्जेक्ट में फेल होने वाला था और सारे में ही पास हो गया। फिर वहीं सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक विचार आया,
और वो ये लाइन थी कि हार जाने तक हार न मानना ही जीत का आधार है। ये लाइन ही मुझे मेरे एग्जाम में मुझे पास कराने में काम आई। अगर मैं उसी दिन ये मान के बैठ जाता था कि मैंने 2 यूनिट पढ़ी है और मेरा एग्जाम है, मुझे 5 यूनिट का एग्जाम देना है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो फेल हो ही जाता, एक भी सब्जेक्ट न पास कर पाता। और मैं मेहनत करता गया, अंततः सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। तो ये वर्ड है जिसकी वजह से मैं पास हुआ। तो ये हार न मानने की प्रवृत्ति जो है वो आपको कभी हारने नहीं देगी। इसलिए आपके माइंड में ये विचार होना चाहिए कि जब तक वो एग्जाम जिसको मैं देने जा रहा हूं हो नहीं जाता, मैं हार नहीं मानूंगा। यदि वो एग्जाम हो जाता है, आप जीत जाते हो, आप पास हो जाते हो तो अच्छा है। यदि फेल हो जाते हो तो एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ उठेंगे, तैयारी करेंगे और एग्जाम को क्लियर करेंगे। इसी माइंडसेट के साथ कल के पेपर में, कल का जो पेट का पेपर होने वाला है, उसमें बैठना है हमें। अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट नॉलेज है। यहां मैंने जरूर लिख दिया है कि नॉलेज की वैल्यू 50% की होने वाली है, लेकिन मैं नहीं मानता कि 50% वैल्यू होती है नॉलेज की। इतिहास गवाह है कि कोई भी जंग बड़े सैन्य शस्त्रागारों या बड़े सैन्य संगठनों से नहीं जीती गई हैं, सब बड़ी बड़ी रणनीतियों से ही जीती जाती हैं। यदि ऐसा होता कि बड़ी बड़ी सेनाओं से युद्ध जीते जाते तो अकबर को महाराणा प्रताप के सामने बार बार मुंह की न खानी पड़ती। यदि ऐसा होता तो मराठों की इतनी बड़ी सेना अफगानों के सामने यूं ही धराशायी न होती। और यदि ऐसा होता तो बाबर इब्राहिम लोदी को कभी विजित न कर पाता। ठीक उसी प्रकार यदि नॉलेज से ही सब कुछ होता तो आज प्रयागराज में 35-35, 40-40 साल के लोग पड़े ना होते। उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, अथाह नॉलेज है। लेकिन यहां बात आती है इंप्लीमेंटेशन की। आप इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी। जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो सबसे पहले आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हो वो पेट का एग्जाम है, और वहां आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा हूं। बताइए आप कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें आप 80 क्वेश्चन करके आते हो और आपके सारे क्वेश्चन सही हो? ऐसा हो सकता है? यदि आप 80 क्वेश्चन करके आते हैं और आपके 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप बताइए आप कहां पे आने वाले हैं? आप 67 क्वेश्चन पे आने वाले हैं। और 80 के थ्रू आने वाली कोई वैकेंसी जिसमें 400-500 पोस्टें होने वाली हैं, आप कहां अपीयर हो पाओगे? इसमें हो पाओगे? कहीं नहीं होने वाला। दूसरी बात, आप जो देखते हो ना, जब आंसर की आती है मिलाते हो कि मेरे 15 क्वेश्चन गलत हो गए, 20 क्वेश्चन गलत हो गए। यदि यही मैंने गलत न किया होता तो मेरे 5 क्वेश्चन और सही होते। लेकिन आप ये बात भूल जाते हो, उन्हीं गलत हुए 15 और 20 क्वेश्चन के पीछे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सच सच बताइएगा, अपने मन में एक बार झांक के देखिएगा कि जब आप एग्जाम बैठते हो एग्जाम हॉल में तो 40, 50, 60 क्वेश्चन या मैक्सिमम 70 क्वेश्चन से ज़्यादा, मैक्सिमम 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जैक्ट आ रहे होते हैं। बाकी क्वेश्चनों में आप ऐसे ही लगाते हो तुक्का, काट काट के ऑप्शंस को कि ये नहीं ये होगा, ये नहीं होगा। यदि देखा जाए तो वो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते हैं, सिर्फ 50-60 क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं, लेकिन आप करके आते हो ना। सही हो जाए तो फिर आपको आ रहे थे, अगर गलत हो गए तो, अगर ना किया होता तो मेरे सही कैसे होते, मेरे गलत कैसे होते? तो दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसके पीछे बहुत से ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं जो आप या तो छोड़ के आते या तो फिर गलत करके आने वाले थे। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट कैसे करने हैं इसके बारे में देखते हैं। ये मैं उस एग्जाम के बारे में बात करता हूं, उस एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है या फिर निगेटिव नहीं है। ऐसे एग्जाम जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, उसमें सिर्फ यदि आपको 50% क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन कट रहे हैं, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तभी आपको करना है। लेकिन ऐसे एग्जाम जिनमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब करने कैसे हैं इसको मैं देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे एग्जाम हॉल में
जिसमें आप दो ऑप्शन काट दे रहे होंगे, यानी दो ऑप्शन बच रहे होंगे, उसमें आपको लगेगा कि ये कुछ या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। उसमें आप निस्संदेह एक ऑप्शन को पकड़िए और मारिए। दूसरा पॉइंट, यदि आपको लगे कि तीन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन कट रहा है और तीन ऑप्शन बच रहे हैं, तब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। एटलीस्ट 33% चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। चौथा पॉइंट, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल आपके सारे ऑप्शन समझ में ना आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखो। यदि वो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो जो ऑप्शन उसमें टिक किए हो, ठीक वही ऑप्शन नीचे वाले क्वेश्चन में टिक करो। और यदि उसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो इसके नीचे वाले क्वेश्चन पे जाओ और वो ऑप्शन आप, यदि वो क्वेश्चन आ रहा है तो जिस ऑप्शन पे टिक किए हो, ठीक उसी ऑप्शन पे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में भी टिक करो। चौथा पॉइंट, लगातार 4-5 क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो तो क्या करें, तब भी आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। बी या सी ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन को पकड़िए और वही टिक करते चले जाइए। ऐसे एग्जाम जिनमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है, वहां पर अगर क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होने वाला है। इन्हीं स्ट्रेटजी के साथ आज इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। एग्जाम बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।